डिफरेंशिएशन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जनरली डिफरेंशिएशन के केस में होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है और उससे पहले हम उसको y मान लेते हैं, y कंसीडर कर लेते हैं। और आपने नोट भी किया होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें इक्वल के इस तरफ जो भी टर्म्स होती है वो सब x में होती थी, याद कीजिए। अदरवाइज आप लास्ट क्वेश्चंस पर जाकर के देखिए, एक तरफ y होता था, एक तरफ पूरा का पूरा फंक्शन, जैसे इस पूरे फंक्शन को मैं बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा फंक्शन x में होता था। तो हमें फाइंड करना होता था dy बाई dx, ऐसे ही होता था ना। और y और x की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये दोनों वेरिएबल है और y ऊपर और x नीचे। तो ऐसे समझ लो दोनों इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं वेरिएबल है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसे समझ लो दोनों के दोनों वेरिएबल है, ये बात हम जानते हैं। तो y एक तरफ रखा हमने, x एक तरफ रखा। आज तक के सारे क्वेश्चंस में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम x को एक तरफ कर दें, y को एक तरफ कर दें। हमारी कोशिश तो यही रहती है, राइट। तो जिस फंक्शन में हम x को एक तरफ और y को एक तरफ या तो कर दें या फिर पहले से ही हो। अब जैसे मान लो कि x यहां हो, ये वाला x यहां नहीं है और ये वाला x इधर है ना। तो इसका मतलब इक्वल की इस तरफ y भी और x भी और इक्वल की उस तरफ x है, साइन x में x है ना। तो मैंने इसको बोला कि भैया जाओ अपने घर जाओ, तो ये उठ करके चल दिया। तो यानी हमने x को एक तरफ और y को एक तरफ तो कर ही दिया ना, या तो हम कर दें या पहले से ही हो। तो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, राइट। चीजें बिल्कुल क्लियर हो, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो कि आप x वाले एक तरफ आप अपने घर जाओ, y वाले एक तरफ आप इस तरफ आ जाओ, उसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। आज से पहले हम जो डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे, लास्ट लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको डिस्कस ही नहीं किया था, लेकिन मिक्स क्वेश्चन कराए थे। उससे पहले के क्वेश्चंस को आप देखेंगे ना, तो आप उसमें पाएंगे कि एक तरफ x था एक तरफ y था। तो उसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि आज से पहले जो हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन के करते आ रहे थे, है ना, जिसमें बिल्कुल चीजें स्पष्ट थी कि एक तरफ x है भैया, आपका एरिया उधर है और आपका एरिया इधर है, ठीक है। उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ केस हमारे पास ऐसे भी, अभी हम लास्ट टाइम उनके क्वेश्चंस करके भी आए हैं, तो कुछ केस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें हमने कोशिश तो की थी कि ठीक है हम y को एक तरफ करते हैं, x को एक तरफ करते हैं, लेकिन कुछ की स्टेटमेंट देख करके ये डिसाइड हो गया था कि नहीं भाई, इसमें x एक तरफ और y एक तरफ नहीं हो सकता, यानी कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। और जो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं हो सकता, जिसमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो सकती, तो उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें मिक्स रहता है। आप x को एक तरफ y को एक तरफ नहीं कर सकते, आप चीजों को स्पष्ट नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, तो उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस इम्प्लिसिट फंक्शन के थे, है ना। क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सारी बातें हम जान चुके हैं, लेकिन आज हम उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, x एक तरफ y एक तरफ, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि मैं y को एक तरफ कर दूं, कर ही नहीं पाओगे। अब लोग इसको छोड़ते ही नहीं है, लोग के अंदर y फंसा हुआ है, यहाँ e के ऊपर y फंसा हुआ है, x फंसा हुआ है, x फंसा हुआ है। इसको उधर कर दोगे तो x और y दोनों जाएंगे, इसको इधर कर दोगे x और y दोनों जाएंगे, इस तरफ भी x है उस तरफ भी x है, और dy बाई dx फाइंड करना है। कोशिश की थी, कर नहीं सके। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, जिसमें बिल्कुल चीजें हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है कि भाई x उस तरफ रहेगा, y इस तरफ रहेगा, यहाँ क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है,
लास्ट लेक्चर में तो कर चुके हैं, खेल खेल में कर दिया था हमने, तब तक तो मैंने आपको नहीं बताया था कि एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। आप y इज इक्वल टू करने की कोशिश करो कि भैया x का फंक्शन एक तरफ हो जा, नहीं हो रहा तो सीधा डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई dx हमें फाइंड करना है, x तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस डिफरेंशिएशन कर दिया। आप देखो बहुत सिंपल सिंपल स्टेप के साथ में आप आगे बढ़ो, डी अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन अंदर गए तो ई का एज इट इज आता है, फिर होता है इस पावर का, और पावर में लगेगा u डॉट v, तो ब्रैकेट लगा देना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि y का सेकंड फंक्शन प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x का यानी कि 1, ये तो होगा पूरा का पूरा इसका, ये पूरा डिफरेंशिएशन e की पावर xy का, फिर ये वाला प्लस ये रहा। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है वो, इसलिए मैं आपको लॉग का 1 अपॉन बुलवाता हूं, नहीं तो 1 अपॉन x की आदत पड़ जाती है तो गलती कर सकते हैं। तो लॉग का 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन xy, ठीक है, जो आगे बैठे डॉट, फिर हम करेंगे इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूट एक्स का जैसे कि मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर में, 1 अपॉन 2 रूट ऐसा कैसा, और जो अंदर बैठे फिर उसके बाद में उसका। अब ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब सिर्फ जो ये पूरा आपने जो ये कैलकुलेट कर लिया है ना डिफरेंशिएशन का, तो ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब आप इसको सोल्व करेंगे बस, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां छोड़ दूं, यानी तो डिफरेंशिएशन का सारा पोर्शन मैं आपको बता चुका हूं। अब तो इकट्ठा करना है ना, तो सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। इसको आप अंदर सेंड कर दीजिए, तो ये जाकर के इसके साथ में अटैच हो जाएगा e की पावर x वाई x और dy बाई dx, x और dy बाई dx, फिर ये प्लस, ये जाकर के इसके साथ में अटैच हो जाएगा y और ये 1 अपॉन एक्स वाई, फिर ये वाला x ये रहा, ये dy बाई dx, फिर ये प्लस y इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और ये चीज आ गई। जिसको कैंसिल आउट करना आप कर सकते हो, y से y गया। अब आप देखो ना dy बाई dx इसमें आ रहा है, dy बाई dx इसमें आ रहा है, इनको एक साथ करके कॉमन, बाकी चीज उधर, इसको नीचे कैलकुलेशन कर लेना, dy बाई dx टाइप करके कैलकुलेट हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि अब dy बाई dx कैसे निकाले, तो आपको इसको नीचे सेंड करना है। मुद्दा ये था कि भाई हम इस तरीके के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको इनको डील करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको डील करने हैं, और लास्ट लेक्चर में बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके लिए जरूरी है कि चैप्टर नंबर 2 पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो कैसे चैप्टर नंबर 2 का हम यूज करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, और क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई, और माइनस 1 बाई रूट 2 और x और 1 बाई रूट 2, ये ठीक है। एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बात करेंगे, वन, है ना। देखना कहां गड़बड़ी करूंगा मैं, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स x, ठीक है। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक, 2 वैल्यू डालो, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कोई भी स्टेप जस्ट ऊपर से आता है तो इंप्लाइज लगता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है।
साइन 2 थीटा। ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि ये तभी पॉसिबल है जो साइन के आगे एंगल बैठे वो -90 से +90 के बीच में कंफर्म हो जाए। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं आगे लिख पाऊं, तो पहले मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा उसको चेक करते हैं। देखो चेक कैसे करते हैं। 2 थीटा को दिखाना है -90 से +90, 2 थीटा। तो थीटा देखो अपना क्या था, गिवन है x, है ना, x मतलब साइन थीटा। ध्यान से देखते जाना। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में दे रखी है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो जरा देखते जाना। सिंस ये कंडीशन देखो कि भैया 1/√2 से x 1/√2 गिवन है। देखते जाना वो, ठीक है। x मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो थीटा पर डिपेंड है। तो थीटा क्या रहा होगा भाई, अगर साइन थीटा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है तो जनरली थीटा क्या रहा होगा, तो जनरली थीटा -π/4, -π/4 से π/4 रहा होगा। साइन का केस है, सोच के बताओ भाई। x की वैल्यू, साइन और साइन इनवर्स का केस है चैप्टर नंबर 2। -90 से +90 के अलावा सोचना भी पाप होता था, याद हो तो आपको। तो यहां x की वैल्यू -1/√2, -1/√2 साइन के केस में -π/4 पे तो मिलेगा कि एंगल की वैल्यू अगर π/4 है तो ही तो x न्यूमेरिकल वैल्यू 1/√2 होगा। क्लियर है ये चीज। लेकिन हमें 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, तो आपको क्या करना है, 2 थीटा के लिए अपन जानते ही हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो π/2, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब जरा सोचो, ध्यान से सुनना। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होता है, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इस बात को समझना कि सबसे लास्ट वाली लाइन तो मुझे वही लिखनी है जो एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड रेंज है, कि साइन की स्टैंडर्ड रेंज होती है क्लोज इंटरवल के साथ में। अब मैं आपको क्लोजिंग समझाता हूं। ऊपर वाला पोर्शन फिर भी इन दोनों वैल्यू को नहीं रखना। इसको ऐसे समझो कि एक स्पेस बड़ा है, जैसे ये राजस्थान, राइट, और ये है अलवर। ठीक है, यानी राजस्थान में तो फिर भी क्लोज इंटरवल, राजस्थान का मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान में यहां लिखता हूं, ये देखो, ये है राजस्थान, यानी बड़े वाला एरिया -π/2 से π/2। इस लॉजिक को समझ लो मैं। और इसके अंदर ही है अलवर। ठीक, इसमें ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं मेरा एंगल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में है। ये ध्यान रखना कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया इसमें शामिल है, बल्कि ये वाला एरिया बड़ा है, इसमें ये दो वैल्यू भी शामिल है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। इसलिए मैंने अलवर अंदर लिया और राजस्थान इस तरीके से लिया कि हमारा 2 थीटा इसके अंदर है, और मुझे साइन के केस में इसका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, क्लोज इंटरवल आता है। जब मेरे 2 थीटा इसके अंदर है तो ऑटोमेटिक इसमें भी तो हुआ ना। लास्ट में अपना स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल को ये चीज, ये वाली चीज है ना, 2 थीटा कल को ऐसे लिख देता हूं, -30 से +30 तक भी आता ना, तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। इससे इंप्लाइज लगाया मैंने, कहने का मतलब 2 थीटा तो मेरा है तो इसमें, 2 थीटा है तो अलवर में, लेकिन उससे मैं ये बता रहा हूं कि देखो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें तो आ ही रहे ना, स्टैंडर्ड में तो आ ही रहे ना। वैसे अगर देखें 2 थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है चैप्टर नंबर 2 से कि आपका 2 थीटा इसमें होना चाहिए, अरे भैया जब -30 से +30 के बीच का कोई एंगल होगा वो एंगल इसमें भी तो होगा ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कल को ये मत कह देना 2 थीटा इसमें चला गया, नहीं, 2 थीटा तो इसी में ही है, लेकिन बिलोंग तो इसमें भी करेगा ना, क्योंकि -90 से +90 के बीच का कोई भी एंगल लोगे वो इसमें भी तो इंक्लूड होगा ना। समझ गए, इसलिए ऐसे अपने को लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो अब देखो हो गया ना। अगर ऐसा है तो अब आप इसको 2 थीटा लिख सकते हो, और इसके सामने पूरा प्रॉपर रीजन होना चाहिए
ठीक है, फिर इतना इतना स्पेस छोड़ देना, फिर नेक्स्ट में y इज इक्वल टू 2 डॉट थीटा की वापस से वैल्यू रख दो साइन इनवर्स x, ये था। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब कर देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy बाई डी एक्स 2 डॉट 1/1 माइनस एक्स स्क्र और 1, और ये साइन इनवर्स का होता है ना 1/1 माइनस होल स्क्र, किसका, जो आगे बैठा है, फिर x का 1, और ये आंसर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो बार बैठा हुआ है ना, तो कोशिश करो अंदर, जैसे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बैठे, है ना, और फिर कैंसिल करने से पहले कंडीशन, अगर कंडीशन दे रखी है तो अप्लाई करो, वरना डायरेक्ट उड़ाओ। अब करना क्या है कि पहले क्वेश्चन हमारे एक्स में था, आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, पहले साइन इनवर्स के हिसाब से कर दो, बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बकवास क्वेश्चन बन जाएगा। इसको ट्रिक से करते हैं, इस ट्रिक से। तो आपको करना क्या होता है, अंदर फॉर्मूला बनेगा, और मैंने आपको अभी लास्ट टाइम मैंने आपको लॉग और ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले बताए, तो इसलिए तो बताए थे कि यहां नजर डालो आप, 2 साइन थीटा और ये कोस थीटा बनेगा, अगर एक्स को साइन थीटा पुट करोगे तो ये कोस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा, समझ गए ना। तो जनरली इनवर्स वाले केस के अंदर आपको करना क्या होता है कि एक्स की वैल्यू पुट करते हो आप, राइट, और थीटा के हवाले कर देते हो सारा क्वेश्चन, फिर वो अंदर ही अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां तक ले आता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा एक्स में था ना, तो आंसर भी एक्स में आएगा, इसलिए वापस से थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं, एक्स के थ्रू तो अंदर जाते हैं, और थीटा के थ्रू वापस से क्वेश्चन से थीटा बाहर निकाल देते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो सही मायने में यहां किया है, यहां से लेके यहां तक तो हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। अब देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो इसका लॉजिक समझना। अब मैं साइन थीटा की जगह मान लीजिए कोस थीटा पुट कर देता हूं, देखते जाना, देखना कैसे क्वेश्चन आपको पता चलेगा ये गलत हो रहा है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स आ गया, राइट, तो 2 कोस थीटा यहां हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखना हो गया। तो ये आ गया 2 कोस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा, देखना बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और ये फॉर्मूला फिर बन गया। और ये तभी लिख सकते हैं जब ऐसा कुछ हो। अब मैं आपको समझाता हूं, देखना, बताना आपकी ऐसा आ रहा है क्या। एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक दे रखी है, कोस के केस में ध्यान से सुनना, कोस के केस में मैं आपको कोस का ग्राफ बता देता हूं। ऐसे कोस का ग्राफ ऐसे चलता है, ये कोस का ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये कोस का ग्राफ। कोस के केस में हम लोग जीरो से पाई तक रहते हैं, 0 से पाई तक की वैल्यू लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से बात करें। अब -1/√2 होता है, +1/√2 45 डिग्री पे होता है, ये ध्यान रखना। और माइनस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, याद है ना, मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था, फर्स्ट और सेकंड को कौन लेता है, कोस लेता है, फर्स्ट और सेकंड को कोस लेता है, ये मैंने बताया भी था आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू के लिए कहीं ना कहीं हम लोग एंगल मैनेज करके रखते हैं। तो अब मुझे जो कोस प्लस की वैल्यू देगा, अरे भाई x इज इक्वल टू कोस थीटा, अगर x मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर वो 1/√2 आ रही है, तो सोचो किस थीटा पर आ रही होगी, वो आ रही होगी π/4 पर आ रही होगी, ठीक है। और माइनस की वैल्यू किस पर आ रही होगी, माइनस की वैल्यू चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग कोस की सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही होगी। अब इसलिए तो मैंने आपको ग्राफ बनवाया, बाई चांस आपको याद नहीं रहे तो ग्राफ क्या करता था कि अगर मान लीजिए 1/√2 बिल्कुल सेंटर में है ना 45, तो -1/√2 यहां सेंटर में होता था, है ना, यानी कि 45 और आगे चले जाओ तो ये आ गया 135, और कंफर्म नहीं हो तो आप चेक भी कर सकते हो। कोस 90 + 45, 90 पर चेंज होगा साइन 45, और सेकंड क्वाड्रेंट है, भेजने वाला कोस है, तो ये माइनस आ जाता है, आगे ना 135। तो π/4 यानी कि 45 या π/4 लिख लो, 45 और 3π/4, क्योंकि 45 का 3 टाइम्स, ठीक है। और जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है, छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है। तो अब फाइनली जो अपना थीटा आया, थीटा तो वो आया π/4 से 3π/4, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि 3π/4 का मतलब ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू के नीचे जो एंगल मिलेगा वो नहीं, पहले दोनों से वैल्यू लिया जाता है और हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, क्योंकि इंटरवल्स होते हैं,
और इंटरवल में फर्स्ट सीट पर छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन हमें 2 थीटा की बात करनी है, 2 थीटा की। अब 2 थीटा के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाई 2, राइट, 2 थीटा, ठीक है, और ये आ गया 3 पाई बाई 2, यानी 90 से 270। देखो आप 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया, 90 से 270, जबकि हमें कहां से कहां तक जाना था, 0 से जाना था बस 180 तक, और ये महाशय जी कहां जा रहे हैं, 90 से 270 तक जा रहे हैं। ये देखो, ये तो हमारा जो एंगल है यहाँ फिलहाल, जो एंगल है वो 90 से 270 के बीच में तो लाई कर रहा है, तो ये किसी कीमत पर 2 थीटा लिखने ही नहीं देगा, क्योंकि 0 to 180 चाहिए था। यहां पे कुछ और आ गया, देखो 90 से 270 आ गया, ये लिख ही नहीं पाओगे आप, जबकि यहां से पूरा क्वेश्चन सही चल रहा था। इसलिए जो ये साइड में कंडीशंस होती है ना, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। या तो ये बिल्कुल ही ना हो, ऐसे ना हो, फिर तो अपने को कुछ नहीं करना, चाहे कोस पुट करो चाहे साइन पुट करो, दोनों से हो जाएगा। और अगर कोस पुट करवा रहे हो ना, तो यहाँ की कंडीशन चेंज होगी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई और कंडीशन आएगी, फिर उसके अंदर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ गए? तो कंडीशन को लेकर के चलना होता है, इस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। तो इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो बिल्कुल हमारा सही क्वेश्चन था, तो देखिएगा उस चीज को। तो इस तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस को क्या अटेम्प्ट करना है, वो सिंपल है वैसे तो। यहाँ पे बस फॉर्मूला देखना किसका बनना है, मेन जो कॉन्सेप्ट था ना वो तो ये कंडीशन वाला था। बस फॉर्मूला देख लीजिए, वो पुट कर दीजिए, आप आगे चलोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। आपको पीडीएफ सेंड कर दी है मैंने, उसमें बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अब कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी उसको एक बार समझना जरा, देखो समझो। एक होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब समझना। जैसे मैं आपको कहता हूं एक्स स्क्वायर है, इस, ठीक है, एक्स स्क्वायर से हम आ गए यहां पर, राइट। तो ये जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस हुआ, जैसे इसको ऐसे समझो, ये मान करके चलो कि किसी बर्तन में, है ना, हमने पानी लिया, पानी, और ये कुछ टाइम के बाद में बर्फ बन गई। ये जो प्रोसेस हुआ 6-8 घंटे का, 6-8 घंटे का जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, राइट, प्रोसेस का, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग वाला फंक्शन था इसी, लेकिन लास्ट में जो ये मिली, आइस मिली, बर्फ जो हमें मिली, आइस, ये जो रिजल्ट मिला, ये डेरिवेटिव कहलाता है, डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव वो फाइनल रिजल्ट होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्या होता था कि जब मैं 12th में था तो मैं भी भूल जाता था, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट, और एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। मेरे को ये तो याद रहता था कि भाई किसी एक में चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है और किसी एक में चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, एक्स एक तरफ वाई तरफ, लेकिन ये भूल जाता था कि कौन से केस में होता था। तो इसको आप यहां से याद रखो, ई और आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये देखो। और इसको ऐसे समझो कि ये है ना समुद्र है, सी, ओशियन, समुद्र है। जितना गहरा जाओगे उतना परेशानी में जाओगे, जितना गहरा जाते जाएंगे उतना परेशान होते जाएंगे, अंदर ऑक्सीजन कम है ना, समुद्र में नीचे जाओगे तो अब आप बताओ कि परेशान हम कहां होते हैं। चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भाई वाई वाला इस तरफ है और एक्स वाला इस तरफ है, यहां परेशान ज्यादा होते हैं या ऐसे ये मिक्सिंग के अंदर परेशान ज्यादा होते हैं। मेरा तो मानना है इसमें ज्यादा परेशान होते हैं। यहां परेशान किसमें हो रहे थे, इसमें हो रहे थे, और यहां परेशान किसमें हो रहे हैं, इसमें। तो बस मैच हो गया, राइट, कि जितना गहराई में जाओगे उतना परेशान होंगे, और जब चीजें क्लियर नहीं है तो वहीं परेशान होते हैं इम्प्लिसिट, जब चीजें बिल्कुल क्लियर ना हो। और जो बिल्कुल स्पष्ट हो वो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, जितना गहराई में जाओगे उतना परेशान। तो ये वाला अच्छा है, इसमें चीजें स्पष्ट है, इसमें चीजें स्पष्ट नहीं है, यानी कि मिक्स है, मिक्सिंग है। तो जिसमें मिक्सिंग है वो इम्प्लिसिट होता है, ठीक है भाई। तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, डाउट आए तो डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।